Welcome students. In the last class we were talking about humoral immunity, the immunity provided by B lymphocytes and antibodies. अब तक जो हमने पढ़ा उसमें आपको ये बताया गया है, एक क्विक रिवीजन हम यहाँ देख लेते हैं। B lymphocytes origin and maturation in bone marrow. एक बार मैचुरेशन के बाद those B lymphocytes migrate to secondary lymphoid organs. B lymphocytes bind with extracellular pathogen with the help of B cell receptors जो उनकी सरफेस पर होता है, जिसे हम IgD कहते हैं। और ये जो रिएक्शन होती है ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में होती है। एक बार बी लिम्फोसाइट एंटीजन के साथ बाइंड होगा, देन दे गेट एक्टिवेटेड एंड डिवाइड टू प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ सेल्स, जैसे कि बताया गया आपको, प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी बी सेल्स। मेमोरी बी सेल्स आर ऑलवेज फॉर फ्यूचर इन्फेक्शंस, तो उनका अभी कोई रोल नहीं रहता है। जो मेन सेल्स होगी वो प्लाज्मा सेल्स हैं। दे विल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़, 4 तरह के एंटीबॉडीज़ मेनली बनते हैं, IgM, IgG, IgA एंड IgE। जो सबसे पहले बनेंगे वो IgM एंटीबॉडीज़ बनेंगे, और सिक्वेंशली IgM के बाद आफ्टर सम month or something they will produce IgG, then they even produce IgA, or in rarest cases they may produce IgE. ये जो एंटीबॉडीज़ हैं दे बाइंड विद द एंटीजन एंड देन डेस्ट्रॉय इट। अब ये जो क्वेश्चन मार्क मैंने यहाँ लगाया है ये जस्ट इसलिए कि अभी तक हमने ये नहीं पढ़ा है कि वो एंटीबॉडीज़ उस एंटीजन को डेस्ट्रॉय कैसे करते हैं। हमने एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर पढ़ लिया है कि उसमें 2 हैवी चेन होती है, ये दोनों हैवी चेन होगी, ये और ये दोनों लाइट चेन होगी। हर हैवी चेन और लाइट चेन में ये वाला जो रीजन होता है उसे हम वेरिएबल रीजन कहते हैं, और इसी वेरिएबल रीजन के यहाँ बीच में इस तरह से है एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, जिसे हम पैराटॉप बी कहते हैं। ये पूरा जो रीजन होगा ये, और ये जो मैंने गोले बनाए हैं, ये सारे रीजन्स जो हैं बच्चों ये कांस्टेंट रीजन रहते हैं। ये सिर्फ 5 तरह के होते हैं बेस्ड ऑन द 5 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, लेकिन ये जो रीजन मैंने बनाए हैं दोनों ये वेरिएबल रीजन है, और वेरिएबल रीजन हैव इनॉर्मस डाइवर्सिटी, क्योंकि हमारे पास मिलियंस ऑफ टाइप्स ऑफ बी लिम्फोसाइट्स होंगे और हर एक में डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल रीजन होगा। बच्चों आज हम अब बात करते हैं कि किस तरह से एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है, और किस तरह से जो एंटीबॉडी हैं वो एंटीजन को डेस्ट्रॉय करते हैं। बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी एंटीजन अगर हमारी बॉडी में आया है तो वो उसको रिमूव कैसे करते हैं, वो उसे क्लियर कैसे करते हैं। ओके, तो इसमें मैं एक बार हेडिंग लिख दें हम, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। ध्यान से सुने आप। तो सबसे पहला प्रोसेस मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ वो है बच्चों न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन समझिए आप कि मान लीजिए कोई एंटीजन आपकी बॉडी में आ गया है, ये देखिए। अब ये एंटीजन कौन है ये हमें क्लियर करना है कि ये एंटीजन या तो कोई सोल्यूबल टॉक्सिन हो सकता है बैक्टीरिया का। तो इन द सेंस कोई बैक्टीरिया आपकी बॉडी में आया है और उस बैक्टीरिया आपको नुकसान कैसे पहुंचा रहा है कि द बैक्टीरिया इज़ प्रोड्यूसिंग सम टॉक्सिन्स, उनको हम बैक्टीरियल टॉक्सिन्स कहते हैं। और ये जो टॉक्सिन्स होते हैं यूजुअली ये सॉल्यूबल होते हैं, बाय नेचर ये प्रोटीन के बने होते हैं, और ये टॉक्सिन आपकी बॉडी में कहीं न कहीं जाके बाइंड होंगे। यह हमारी सेल्स की जो सरफेस होती है, मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन में जो रिसेप्टर्स होते हैं या उस मेम्ब्रेन में कोई आयन चैनल्स होते हैं या किसी और तरह के ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, या कई बार हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं
उनके जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं और उन न्यूरोट्रांसमीटर के जो रिसेप्टर्स होते हैं, दे मे बाइंड विथ दोज रिसेप्टर्स। एक बार मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि कोई भी इस तरह के जो टॉक्सिन्स होते हैं उनके हमारी बॉडी में टारगेट क्या होता है, वो हमें नुकसान पहुँचाते कैसे। तो बच्चों एक बात अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर कर लो कि कोई भी टॉक्सिन आपकी बॉडी में अगर एंटर करता है तो आपको नुकसान कैसे पहुंचाएगा, कि या तो वो किसी न किसी मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर से जाके बाइंड होगा, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर के साथ जाके बाइंड होगा, या वो आपकी मेम्ब्रेन की सरफेस पे किसी न किसी हार्मोन रिसेप्टर से जाके बाइंड हो जाएगा, या वो आपके किसी न किसी न्यूरोट्रांसमीटर के जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके साथ जाके बाइंड होगा, या फिर मे भी पॉसिबल कि वो आपके किसी न किसी एंजाइम के साथ जाके बाइंड होगा। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट दिस वन, कि आपकी बॉडी में कोई भी टॉक्सिन होता है, इवन मैं तो आपको ये बताऊं कि हम जो मेडिसिन्स लेते हैं, जो ड्रग्स हम लेते हैं, वो ड्रग्स भी अपना इफेक्ट बॉडी में जाके, अच्छा या बुरा की बात मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, ये टॉक्सिन्स होंगे ये बुरा इफेक्ट, हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट करेंगे। जो मेडिसिन्स होती है वो हमारे लिए अच्छा इफेक्ट क्रिएट करती है, डेवलप करती है, लेकिन अल्टीमेटली ये इफ़ेक्ट आएंगे कैसे। तो ये एक बड़ा हमारे पास मज़ेदार पॉइंट है कि ये जितने भी, कोई भी, चाहे वो हार्मफुल हो चाहे टॉक्सिन्स हो, वो बॉडी में कहीं ना कहीं जाके एक बार बाइंड जरूर होंगे, और उनके बाइंड होने के चार ही पॉसिबल टारगेट्स होते हैं। या तो वो किसी मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर से जाके बाइंड होते हैं, उनको एक्टिवेट कर देते हैं या उनको ब्लॉक कर देते हैं, वो किसी हार्मोन रिसेप्टर से जाके उनको ब्लॉक कर देते हैं, या फिर उस हार्मोन के एक्शन को मिमिक करने लगते हैं। मतलब जैसा हार्मोन इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा वैसा ही इफेक्ट वो केमिकल करने लग जाएगा, या वो किसी न किसी न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर से बाइंड होंगे, या वो किसी न किसी एंजाइम से जाके बाइंड होके उन्हें ब्लॉक कर देंगे। तो अब क्वेश्चन ये है कि अभी इस समय हम ये मान के चल रहे हैं कि कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आया है और उसने ये यहाँ पे देखो एक बैक्टीरियल टॉक्सिन बनाया है, और ये जो बैक्टीरियल टॉक्सिन है, ये बैक्टीरियल टॉक्सिन अभी जैसा कि मैंने बताया कि अपना हार्मफुल इफेक्ट कैसे दिखाएगा। ये अपना हार्मफुल इफेक्ट तभी दिखाएगा जब वो इन चार में से किसी जगह से जाके साथ किसी जगह जाके बाइंड हो जाएगा। ये सबको मैंने 2 लिख दिया, ये अब मेरी ध्यान गया, तो इसको 1 2 3 और 4, ये हमारे पास चार इस तरह से टारगेट है। तो वो इन चार टारगेट में से किसी के साथ जाके जब तक बाइंड नहीं होगा ये टॉक्सिन इफेक्ट नहीं दिखाएंगे। तो मैं बता देता हूँ अब होगा क्या, कि मान लीजिए आपने इनके खिलाफ एंटीबॉडी बना ली है, ये देखिए, तो ये जो एंटीबॉडीज़ होंगे ये इनके साथ जाके बाइंड हो जाएंगे, और एक बार एंटीबॉडी इनके साथ बाइंड हो गए तो फिर आप इनको इनके टारगेट से बाइंड होने से रोक देंगे। ये देखिए ये एंटीबॉडी यहाँ बाइंड हो गया, ये सब इनके साथ बाइंड हो गए, और बाइंड होके क्या बन गया, बाइंड होके एक एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया। समझ में आया आपको? तो इसको हम नाम दे देंगे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। अब ये कॉम्प्लेक्स बना कहाँ है, ये मान लीजिए आपके ब्लड में बना है, तो व्हाट विल हैपन टू दिस कॉम्प्लेक्स, द कॉम्प्लेक्स अल्टीमेटली विल बी destroyed by phagocytic cells in spleen या फिर इन लीवर में हमारे पास जो कुफर सेल्स होती है, फेगोसाइटिक सेल्स, मैक्रोफेजेस, या इवन स्प्लीन में कई सारे फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं, वहाँ ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा, वहाँ उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। हम एंटीबॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे और उस टॉक्सिन को भी वहाँ डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो क्या देखा बच्चों आपने इस न्यूट्रलाइजेशन में, कि बड़ा ही सिंपल है, हमारा जो एंटीबॉडी है वो उस एंटीजन के साथ बाइंड होके उसको उसके टारगेट से बाइंड होने से रोक रहा है। कि एक बार ये एंटीबॉडी इसके साथ ये बाइंड हो गया है, यहाँ देखिए आप, है ना, तो अब क्या हमारा ये टॉक्सिन जो है ये कहीं और जाके बाइंड हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि अब ये फ्री नहीं रहा, ये एंटीबॉडी के साथ जुड़ गया है, और ये एंटीबॉडी उसको कहीं और जुड़ने से रोक देगा। नाउ दिस
प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन, इन द सेंस हमने उस एंटीजन को न्यूट्रलाइज कर दिया है और अब उसका इफेक्ट ख़त्म हो गया, क्योंकि वो अब अपने टारगेट से जाके बाइंड नहीं हो पा रहा है। फाइन, तो ये हमारा पहला एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो गया। दूसरा अब मैं आपको जो सिखाने जा रहा हूँ बच्चों, ध्यान से सीखेंगे आप। लेट्स टॉक अबाउट ऑप्सोनाइजेशन। देखेंगे, सीखेंगे और समझ लेंगे इसको कि मान लीजिए ये आपके पास कोई बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया की सरफेस पे ये आपको मैंने बताया है, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किए हैं कि बैक्टीरिया की सरफेस पर कुछ एपिटोप्स होते हैं। मान लीजिए ये बैक्टीरिया आपकी बॉडी में आ गया है और 5-7 दिनों से आपकी बॉडी में है। मीनवाइल हमने इनके अगेंस्ट में बी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट कर लिए हैं और हमारे पास पूरी एक एंटीबॉडीज़ की आर्मी तैयार है। IgM एंटीबॉडीज़ हमारे पास रेडी अवेलेबल है। अब देखिए क्या होगा बच्चों कि जैसे ही वो IgM एंटीबॉडीज़ इनके साथ ये यहाँ आके बाइंड हो गए। फाइन, नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि इन एंटीबॉडी के बाइंड होने से होगा क्या? क्या ये बैक्टीरिया मर सकता है? नहीं मर सकता है, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है ये इतना बड़ा है कि ये एंटीबॉडी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये तो सिर्फ उसकी सरफेस पर जाके चिपक गए हैं, ये सिर्फ उसके साथ जाके बाइंड हो गए। नाउ लिसन केयरफुली, ध्यान से समझेंगे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म यहाँ आता है कि जो हमारी फेगोसाइटिक सेल है, चाहे वो मैक्रोफेजेस हो या दे कुड बी इवन न्यूट्रोफिल्स, इनका ये एक सिस्टम है बड़ा सिंपल सा कि अगर वो किसी सेल की सरफेस पर एंटीबॉडी को अटैच्ड देखते हैं, जैसा कि हमको यहाँ दिख रहे हैं, तो दैट एंटायर कॉम्प्लेक्स विल बी इंटरनलाइज्ड। ये इसको अपने अंदर ले लेंगे, है ना, बिल्कुल फेगोसाइटोसिस करेंगे। मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरह से ये फेगोसाइटोसिस करते हैं। तो देखिए, ये अपने सूडोपोडिया बनाएंगे और जो हमारा बैक्टीरिया है और उस बैक्टीरिया की सरफेस पर ये एपिटॉप्स है और उस एपिटॉप्स के साथ साथ उसकी सरफेस पर ये एंटीबॉडीज भी प्रेजेंट है। तो दैट एंटायर कॉम्प्लेक्स विल बी इंटरनलाइज्ड, उसको अंदर ले लिया जाएगा और फाइनली लाइसोसोम की हेल्प से उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तो मैं यहाँ लिख लें कि द बैक्टीरिया coated with antibody is internalized and killed by phagocytic cells। तो ये एक मेथड हुआ बच्चों, ये एक तरीका हुआ जिससे हम उस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। देखिए, सुनिए ध्यान से। कई बैक्टीरिया ऐसे होते हैं बच्चों जिनकी सरफेस पर लाइपोपॉलीसैकेराइड का एक कैप्सूल होता है और जब वो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो एंटर करने के बाद वो हमारे इन्नेट इम्यून सिस्टम की जो ये फैगोसाइटिक सेल्स हैं या फिर एनके सेल्स हैं, एनके सेल्स तो पर्टिकुलरली वायरसेस को किल करती है, लेकिन जैसे हमारे न्यूट्रोफिल्स हैं वो इन बैक्टीरिया को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, एज ए फॉरेन रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। मैंने कहा ना आपको कि जो सेल्फ नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन की प्रॉपर्टी है वो इन्नेट इम्यून सिस्टम में उतनी परफेक्ट नहीं है जितनी वो एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम में परफेक्ट है। तो इट इज़ पॉसिबल कि कुछ बैक्टीरिया आपकी बॉडी में जब एंटर करते हैं तो इनिशियली वो इन्नेट इम्यून सिस्टम से रिकॉग्नाइज नहीं होते हैं, लेकिन वो अल्टीमेटली आपके बी लिम्फोसाइट की पकड़ में आएंगे ही आएंगे एंड बी लिम्फोसाइट विल डेफिनेटली प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट देम। And once that bacteria is coated by antibodies,
उसके बाद फेगोसाइटिक सेल जाके उसको डिस्ट्रॉय कर देंगी। यानी कि किसी बैक्टीरिया की सरफेस के ऊपर अगर एंटीबॉडी जाके चिपक गए हैं तो इसका एक क्लियर कट मीनिंग है कि वहाँ आपने एक साइन बोर्ड लगा दिया है, और वो साइन बोर्ड ये है कि टू बी किल्ड, यानी कि इसे मारना है। आया समझ में आपको? तो इस बैक्टीरिया की सरफेस पे एंटीबॉडी लगे होने का क्या मीनिंग होता है? बैक्टीरिया की सरफेस पर एंटीबॉडी लगे होने का ये मतलब होता है बच्चों कि अब इन्नेट इम्यून सिस्टम का जो हमारे कंपोनेंट हैं, पर्टिकुलरली जो फेगोसाइटिक सेल या जो न्यूट्रोफिल्स हैं, वो आके इसको डिस्ट्रॉय कर लेगी। इससे पहले हो सकता है वो इसे अकेले बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन फेगोसाइटिक सेल्स की वो उनको पकड़ नहीं पाती है, वो उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती है कि बैक्टीरिया फॉरेन है। आया समझ में आप लोगों को? इस प्रोसेस को हम ऑप्सोनाइजेशन कहते हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक याद रखने के लिए थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑप्सोनाइजेशन। बच्चों, जब हम किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं और वहाँ फूड ऑर्डर करते हैं तो हमारे पास जो वेजिटेबल्स, हमारी जो सब्जियाँ आएगी, आपने देखा होगा उन सब्जियों को बड़े अच्छे से सजाया जाता है, उसके ऊपर चीज़ पनीर कुछ डाल के, हरे पत्ते, धनिया, पुदीना, साइड में लेमन वगैरह कुछ रख के ऐसे सजा के आपके सामने रखा गया है कि अब आप इसे खा लें। द सेम मीनिंग इज़ दैट, बिल्कुल उसी सेंस में कि कोई बैक्टीरिया है तो वो बैक्टीरिया तो हमारा फूड है, लेकिन उस बैक्टीरिया को हमारी फेगोसाइटिक सेल फेगोसाइटोसिस करके डिस्ट्रॉय नहीं कर रही है, तो हमने उनको प्रेजेंट किया है, हमने उनको सजाया है एंटीबॉडी की हेल्प। यानी यही तो काम है एंटीबॉडीज़ का कि वो बैक्टीरिया की सरफेस पे जाके बाइंड हो जाएंगे। सिंपली उनका बाइंड होना इनफ है। आफ्टर वंस दैट एंटीबॉडी बाइंड विद द बैक्टीरिया, हमारी जो फेगोसाइटिक सेल है वो उसको जाके डिस्ट्रॉय कर लेगी। समझ में आया आपको? देखो, एक बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ मैं आपको कि कई सारी जो ऑटो इम्यून डिजीज़ेज होती है, ऑटो इम्यून डिजीज़ेज होती है, अब उनमें होता क्या है बच्चों? ऑटो इम्यून डिजीज़ेज में मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं आपको हाशीमोटो के बारे में बताता हूँ। हाशीमोटोज डिजीज़ जो होती है उसके बारे में बताता हूँ कि ये जो हमारी थायराइड ग्लैंड है, वहाँ जो थायराइड के फॉलिकल्स होते हैं, थायराइड के फॉलिकल्स होते हैं, ये हमारे पास एक, यहाँ मैंने थायराइड फॉलिकल बनाया है। फाइन। अब मान लीजिए किसी वजह से, बिकॉज ऑफ द एरर इन योर इम्यून सिस्टम, हमने, हमारी बॉडी ने इन थायराइड सेल्स के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ बना ली है। ये एंटीबॉडीज़ बन गए और एंटीबॉडीज़ इनके साथ जाके बाइंड हो गए। यू नो व्हाट विल हैपन टू दीज सेल्स नाउ? अब हमारी जो फेगोसाइटिक सेल है बच्चों, मैक्रोफेजेस, जो कभी सेल्फ सेल को डिस्ट्रॉय नहीं करती, लेकिन इस केस में ये जो मैक्रोफेज है या ये जो फेगोसाइटिक सेल है, ये इस पूरे फॉलिकल को इस तरह से अंदर लेके डिस्ट्रॉय कर देगी, उसको किल कर देगी। क्यों? ये तो हमारी ही सेल्स थी, इनको हमारी मैक्रोफेजेस क्यों डिस्ट्रॉय कर रही है? क्यों? इसलिए डिस्ट्रॉय कर रही है बच्चों कि उसकी सरफेस पर जाके ये एंटीबॉडी बाइंड हो गए। तो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से कि अगर हमारी इवन गलती से हमारी सेल्फ सेल्स के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बन गए, तो हमारी जो मैक्रोफेजेस हैं वो भी उसको जाके डिस्ट्रॉय कर लेगी। क्लियर? तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन में बेसिकली बच्चों दो कंपोनेंट होते हैं। एक तो जो भी मैंने आपको समझा दिया, अभी मैं आपको ऑप्सोनाइजेशन में एक पार्ट और एक्सप्लेन करना जा रहा हूँ, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। मान लीजिए ये कोई बैक्टीरिया है और ये इसकी सरफेस पर एपिटोप्स हैं, ये एपिटोप्स हैं, और हमारे जो एंटीबॉडीज़ हैं वो इनके साथ जाके बाइंड हो गए हैं। करेक्ट? ये एंटीबॉडीज़ बाइंड हो गए हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर एक बार एंटीबॉडी बाइंड हो गया बैक्टीरिया की सरफेस पे, तो दीज एंटीबॉडी विल अट्रैक्ट मैक्रोफेजेस, फेगोसाइटिक सेल्स को वो अट्रैक्ट करेंगे और वो फेगोसाइटिक सेल इसको डिस्ट्रॉय कर देगी। बट दिस इज़ नॉट द ओनली मैकेनिज्म, देयर इज़ एन अनदर अल्टरनेट मैकेनिज्म ऑल्सो। कि अब बात आती है बच्चों कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की।
ये नाम जो है पूरी इम्यूनोलॉजी में आज पहली बार आया है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। और मैं तो ये कहता हूँ कि शायद आपने पूरी लाइफ में भी ये नाम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का पहली बार सुना होगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता क्या है। बच्चों, जो हमारा ब्लड है, इस ब्लड में और इसकी ये जो प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन्स का एक ग्रुप होता है। प्रोटीन्स का एक ग्रुप होता है। तो ये हमारे डायग्राम इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में एक इमेज बने कि वेयर डू यू फाइंड। तो दीज प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा। और अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। डेफिनेशन ध्यान से समझिए आप। द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम is a group of around approximately, बता रहा हूँ मैं, 30 प्रोटीन्स, है ना। 30 प्रोटीन्स, 30 अलग अलग तरह की प्रोटीन से, ध्यान रखना आप, 30 डिफरेंट प्रोटीन्स होती है। और होता क्या है, करते क्या है ये, जैसे ही कोई बैक्टीरिया अंदर आया तो ये कई बार ये जो 30 प्रोटीन्स हैं ये खुद ही उस बैक्टीरिया को रिकॉग्नाइज कर लेती है और वहाँ उसकी सरफेस पर जाके, बैक्टीरिया की सरफेस पर जाके इस तरह से, मतलब वहाँ एग्रीगेट होना शुरू करती है। वहाँ जाके वो एक एग्रीगेशन करती है और वन बाय वन इनका पूरा बहुत बड़ा मैकेनिज्म है। हम डिटेल में तो जाएंगे नहीं अभी, क्योंकि वो अभी हमको नहीं पढ़ना है इतना सारा। जस्ट व्हाट आई वांट टू से कि वो उसकी मेम्ब्रेन में एक मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाती है। मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बना देती। कौन बनाया, किसने बनाया? ये आपका पूरा का पूरा जो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स है इज प्रोड्यूस्ड बाय कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ये वही 30 तरह की प्रोटीन है, उन्हीं से ये अल्टीमेटली एंड में फाइनली ये बनता है मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। व्हाट हैपन्स टू दिस मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स? अगर ये एक बार बन गया तो उसके बाद बाहर जितना भी टिश्यू फ्लूइड होता है वो सारा अंदर की ओर जाएगा और ये बैक्टीरिया बर्स्ट हो जाएगा, फूल जाएगा, स्वेलिंग होगी और स्वेलिंग होके फिर ये अल्टीमेटली इसकी बर्स्ट हो जाएगा, ये बैक्टीरिया मर जाएगा, इसकी डेथ हो जाएगी। नाउ दिस इज व्हाट योर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम करता क्या है, बड़ा ही सिंपल है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ अराउंड 13 प्रोटीन्स विच create a pore in the bacteria and destroy it। वो उसको मार देता है। जैसे बैक्टीरिया बॉडी में अंदर गया, ब्लड में पहुंचा, तो ये हमारे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की पकड़ में आ जाएगा और इस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम द्वारा उसको मार दिया जाएगा। अगर हम इस बात को सही माने तो फिर हम ये कह सकते हैं, ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इन्नेट इम्यून सिस्टम, क्योंकि ये तो हमारे ब्लड में पहले से प्रेजेंट है और जैसे ही बैक्टीरिया आया ये उसने मारा तो उसको डिस्ट्रॉय किया। इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ इन्नेट इम्यून सिस्टम। ये बिल्कुल सही बात है, बट एट द सेम टाइम क्योंकि इन्नेट इम्यून सिस्टम का पार्ट है, कई बार ऐसा होता है कि ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की जो 30 टाइप्स की प्रोटीन्स है ये बैक्टीरिया को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती है। तो अगर ये अपने आप ऑटोमेटिकली बैक्टीरिया को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती है तो अब वापस हम एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम वाले पार्ट में आते हैं कि ये जो हमारे पास एंटीबॉडी की यहाँ कोटिंग हो गई है और ये एंटीबॉडी बैक्टीरिया के साथ जाके बाइंड हो गए। नाउ दे विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। अब जो हमारी 30 टाइप की प्रोटीन्स है वो इस कांस्टेंट रीजन की वजह से, इस एंटीबॉडी के कांस्टेंट रीजन की वजह से इसको रिकॉग्नाइज करेगी एंड देन इट विल स्टार्ट मेकिंग ए मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनेगा और ये बैक्टीरिया को मार दिया जाएगा। आया समझ में आप लोगों को? तो इसका मतलब ये हो गया कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ बोथ इन्नेट इम्यून सिस्टम एज वेल एज इट इज ए पार्ट ऑफ
एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। अगर ये खुद जाके बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन में पोर क्रिएट करके उसको डिस्ट्रॉय कर दे तो ये तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, इन्नेट इम्यून सिस्टम का पार्ट हो गया। लेकिन पहले एंटीबॉडी बने, एंटीबॉडी बैक्टीरिया से जाके बाइंड हो और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का रिक्रूटमेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम अट्रैक्ट होता है और एक्टिवेट होता है और फिर बैक्टीरिया को मारा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इस केस में कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इज़ ए पार्ट ऑफ एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। और ये तो होता ही है बेटा, इम्यून सिस्टम के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनमें से मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स जो हैं दोनों में कॉमन रोल प्ले करते हैं, दोनों में कॉमन रहेंगे। इवन देखो इनकी बात करो, फेगोसाइटिक सेल की बात करते हैं अपन, कि मान लीजिए कोई बैक्टीरिया बॉडी में आया और उस बैक्टीरिया को इस फेगोसाइटिक सेल ने रिकॉग्नाइज कर लिया और उसको डिस्ट्रॉय कर लिया, तो उस केस में तो ये इन्नेट इम्यून सिस्टम का पार्ट हो गया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बैक्टीरिया को ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, जैसा कि मैंने ये ऊपर उस वाले डायग्राम में। तो ऐसे में क्या हुआ कि पहले उसकी सरफेस पर एंटीबॉडीज़ जाके बाइंड होंगे, ये देखिए ये बाइंड हुए और बाइंड होने के बाद ये अब इसको इंटरनलाइज कर रहा है। तो इन दैट सेंस वी कैन से दैट द मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स जो हैं, जो कि यूजुअली इन्नेट इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट होते हैं, बट दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। क्योंकि एंटीबॉडी अकेला उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा उस बैक्टीरिया को, अल्टीमेटली उसको किसी की हेल्प की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो इस ऑप्सोनाइजेशन में दो चीज़ें पॉसिबल होती है कि जो एंटीबॉडी है वो जो बैक्टीरिया की सरफेस पर जाके बाइंड होगा, तो देर आर देन टू पॉसिबिलिटी, आइदर इट विल अट्रैक्ट मैक्रोफेजेस और इट विल अट्रैक्ट एक्टिवेट कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। दिस इज व्हाट ऑप्सोनाइजेशन। तो फाइनली मैं यहाँ ऑप्सोनाइजेशन को हम समरी नोट डाल देते हैं। ऑप्सोनाइजेशन, व्हाट हैपन्स इन द ऑप्सोनाइजेशन? The bacteria is coated with एंटीबॉडी और इस तरह से हमारे पास एक एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। द कॉम्प्लेक्स में एक्टिवेट दो, या तो मैक्रोफेजेस या फिर वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करेगा और दोनों उसको जाके डिस्ट्रॉय कर देंगे बैक्टीरिया को। सो दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली ऑप्सोनाइजेशन की। आपने उस बैक्टीरिया को सजा दिया है और डिस्प्ले कर रहे हैं आप उसको मारने के लिए, और मारने कौन आएगा? दोनों में से कोई भी आ सकता है, फेगोसाइटिक सेल आ सकती है या कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होगा ना। क्वेश्चन अराइजेस, कौन डिसाइड करेगा कि मैक्रोफेजेस आएंगे कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आएगा? ये डिपेंड करेगा बेटा एंटीबॉडीज़ पर, कौन से वाले एंटीबॉडीज़ बने। अगर IgM बने हैं तो उसको कॉम्प्लीमेंट सिस्टम से डिस्ट्रॉय किया जाएगा, और अगर IgG बने हैं तो मैक्रोफेजेस आके उसको डिस्ट्रॉय करेगी। तो दिस इज़ अगेन वेरी एक क्वेश्चन जो हमारा पिछली क्लास में पेंडिंग पड़ा हुआ था, मैंने आपसे पूछा नहीं, लेकिन अब जैसे हम बात करते हैं कि इस डायग्राम पर आ जाएं, और मैंने आपको बताया कि ध्यान से इसको रिकॉल करें इस डायग्राम को, कि ये हमारा यहाँ पे एंटीजन है, इस जगह ये येलो कलर का बनाया, देखिए ये जाके बाइंड हुआ, यहाँ बैक्टीरिया बी लिम्फोसाइट से बाइंड हुआ, बी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट हो गए हमारे, एक्टिवेट होने के बाद ये प्लाज्मा सेल्स बन गई, और अब देखो ये IgM एंटीबॉडीज़ बना रहा है, कुछ समय बाद ये IgG बनाएगा, कुछ समय बाद ये IgA बनाएगा। सो व्हाट इज़ द नीड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़? हमने ये बात करी है, ये बात उस दिन डिस्कस किया है कि ये जितनी भी तरह के एंटीबॉडीज़ बन रहे हैं इनके सबके एंटीजन बाइंडिंग साइट जो हैं वो तो सेम रहेंगे, दे आर गोइंग टू बाइंड विद द सेम बैक्टीरिया, दे आर गोइंग टू बाइंड विद द सेम एंटीजन। तो फिर ये डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़ बनाने की रिक्वायरमेंट क्यों हम कभी IgM बना रहे हैं, कभी IgG बना रहे हैं, कभी IgA बना रहे हैं? मैंने आपको बताया कि ये जो डिफरेंट एंटीबॉडीज़ होते हैं इनके कॉन्स्टेंट रीजन डिफरेंट होते हैं, और इसी कॉन्स्टेंट रीजन के बेसिस पर यह डिसाइड होगा कि जब ये बैक्टीरिया, जब ये एंटीबॉडी, ये देखिए वापस यहाँ आ रहे हैं, कि जब ये एंटीबॉडी यहाँ आके बाइंड हो गया है तो अब यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आएगा या यहाँ पे फेगोसाइटिक सेल आएगी।
ये डिसाइड किया जाएगा इस कांस्टेंट रीजन के बेसिस पर, और कांस्टेंट रीजन अलग अलग होते हैं ना, आईजीएम का कांस्टेंट रीजन अलग होगा, आईजीजी का कांस्टेंट रीजन अलग होगा, एंड बेस्ड ऑन दैट ये एक्टिवेशन होगा। आईजीएम के केस में कॉम्प्लीमेंट सिस्टम यूजुअली, और फेगोसाइटिक सेल्स तभी एक्टिवेट होगी जब यहाँ पर ये जो एंटीबॉडी है वो आईजीजी टाइप का होगा। आई होप तो आपको ये समझ में आ गया होगा। दो तरह के मैंने एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन अभी आपको बताए हैं, एक न्यूट्रलाइजेशन बता दिया है और दूसरा मैंने आपको ऑप्सोनाइजेशन बताया है। आगे चलते हैं, हम थर्ड टाइप को डिस्कस करते हैं। दैट इज थर्ड मैकेनिज्म इज कॉल्ड एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन, तो दिस इज अगेन वेरी सिंपल, कोई खास नहीं है। एग्लूटिनेशन सिंपल सा है, मैं आपको समझा देता हूँ कि मान लीजिए ये कोई आरबीसी है, और हम जानते हैं कि हमारे जो आरबीसीज होते हैं उनकी सरफेस पर एबीओ जो एंटीजन्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, एबीओ ब्लड ग्रुप के, है ना। किसी में ए एंटीजन होगा, किसी में बी एंटीजन होगा, किसी में ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। ब्लड ग्रुप एंटीजन्स आपने पढ़े होंगे, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जो कि आरबीसी की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। अब सोचिए कि हमारे पास कोई एंटीबॉडी है, तो हम एक एंटीबॉडी बना देते हैं। ये देखिए, ये एंटीबॉडीज़ हैं। अब ये जो एंटीबॉडीज़ हैं, आपको ये भी पता है कि इन एंटीबॉडी में यहाँ पर इस जगह पर एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है। एक एंटीबॉडी के पास कितनी ऐसी एंटीजन बाइंडिंग साइट है कि दो है, यहाँ पे भी है और यहाँ पर भी है। तो इज़ इट पॉसिबल कि ये जो एंटीबॉडी है दो एपिटोप से एक साथ जाके बाइंड हो? यस, डेफिनेटली, बिल्कुल पॉसिबल है। और मैं आपको समझाता हूँ कि एग्जैक्टली व्हाट हैपन्स। अब हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, यहाँ बना देता हूँ एक और डायग्राम। ये तो हो गए हमारे पास आरबीसीज। अब मान लीजिए आपने रोंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर लिया है। रोंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब ये हो गया कि कोई पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप ए है और आपने उसको बी का ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया। अगर आपने बी वाले का ब्लड चढ़ा दिया है उसको, तो यहाँ पर ये बी एंटीजन होंगे। यहाँ पर ये जो मैंने पर्पल कलर के ये बना रहा हूँ, दीज आर बी एंटीजन्स। फाइन। अब क्योंकि हमारे पास एंटीबॉडी जो होंगे वो इन्हीं के अगेंस्ट होंगे, एंटी बी एंटीबॉडी बनेंगे क्या, पहले से बने हुए होते हैं। तो एक बार लेबलिंग कर लेते हैं हम। ये बी एंटीजन है और ये हमारे पास एंटीबॉडीज़ है इनके अगेंस्ट में। क्या नाम देंगे इन एंटीबॉडीज़ को? इनको नाम देते हैं हम एंटी बी एंटीबॉडीज़। एंटी बी एंटीबॉडीज़ हैं ये। तो ये अब ये किसके हैं? ये रेसिपिएंट के हैं, ठीक है। और ये आरबीसीज किसके हैं? ये आरबीसीज डोनर के हैं। तो डोनर के आरबीसी रेसिपिएंट की बॉडी में पहुंच गए हैं, और रेसिपिएंट के जो एंटी बी एंटीबॉडीज़ हैं वो अब यहाँ पर बाइंड होंगे। तो देखिए ये ऐसे बाइंड हो गया एक एंटीबॉडी, देखा आपने? ये थोड़े बड़े बन रहे हैं, स्केल में नहीं बन रहा है डायग्राम, लेकिन पर्पज़ पूरा होना चाहिए। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंटीबॉडी बहुत बड़े बड़े बन गए, कोई बात नहीं। आप तो ये मैकेनिज़्म देखिए कि किस तरह से वो बाइंड हो गए हैं। तो ये देखिए आप, और इस तरह से अब ये एक हमारे पास यहाँ क्लम्प बन गया है या एक क्लॉट बन गया है। अगर इस तरह की रिएक्शन बॉडी में हो जाए, तो इस तरह की रिएक्शन को ये बॉडी में भी हो सकती है, बॉडी के बाहर हम लैब में भी कर सकते हैं कि एक पर्सन का, जब हम किसी का ब्लड ग्रुप टेस्ट करते हैं कि आपका कौन सा ब्लड ग्रुप है, तो मेथड हमारा यही रहता है कि हम जिस पर्सन का ब्लड टेस्ट करना है
उसके ब्लड को एक स्लाइड पर ले लेते हैं और उस पर हम फिर डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़ अप्लाई करते हैं और चेक करते हैं कि किस में प्रेसिपिटेशन हुआ है, किस में प्रेसिपिटेशन नहीं हुआ है। उसी बेस पर ये पता लग जाता है कि उसमें कौन सा एंटीजन है। ये मैं फिर आपको बाद में पढ़ाऊँगा कभी। अभी आपको ये समझ में आ गया व्हाट इज़ एग्लूटिनेशन। और ये जो एग्लूटिनेशन होता है प्रोसेस, ये बड़ा डेंजरस हो जाता है क्योंकि ये जो क्लॉट बना है, ये क्लम्प बना है, ये उस रेसिपिएंट के ब्लड कैपिलरीज में जाके अटक जाएंगे, ये वहाँ जा उनको ब्लॉक कर देंगे। और इस तरह से जो कई बार वाइटल ऑर्गन्स होते हैं जैसे किडनी, ब्रेन या हार्ट, उनको ब्लड की सप्लाई ब्लॉक हो जाएगी और दैट पर्सन में डाई। तो ये हमने बात की एग्लूटिनेशन की। और इस तरह से बच्चों मैंने आपको 3 तरह के एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शंस एक्सप्लेन किए हैं, न्यूट्रलाइजेशन, देन ऑप्सोनाइजेशन एंड देन एग्लूटिनेशन। अगर ये क्लॉट छोटे बनते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो उस पूरे क्लॉट को ही डिस्ट्रॉय कर लेंगे। कई बार ऐसे ये जो मैंने यहाँ आरबीसी बनाया है, ये आरबीसी ना हो के मान लीजिए कोई बैक्टीरिया होता। अब क्योंकि बैक्टीरिया तो प्रोकैरियोटिक सेल है और प्रोकैरियोटिक सेल की साइज़ बहुत छोटी होती है, तो बैक्टीरिया जब बॉडी में एंटर करते हैं तब भी एग्लूटिनेशन होने की पॉसिबिलिटी होती है। पर वो क्लॉट इतनी बड़ी साइज़ के नहीं होंगे और वो कहीं जाके ब्लॉक नहीं करेंगे, उनको जो हमारे फैगोसाइटिक सेल है वो आसानी से डिस्ट्रॉय कर जाएंगे और डेथ नहीं होती। लेकिन आपने ये किसी का ब्लड चढ़ा दिया, रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया, तो उस समय फिर इस तरह के बड़े क्लॉट बनने की पॉसिबिलिटीज़ होती है एंड दे बिकम डेंजरस।